अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कायद मिल्लत, शहीद कौम नवाबज़ादा ख़ान लियाक़त अली ख़ान के ऊपर जो घटिया तरीन इल्ज़ामात मुहाजिर दुश्मन हल्का लगा रहा है, उसके हक़ाइक़ बताने के लिए ये दूसरी और उम्मीद है कि आखिरी वीडियो होगी। हम इस वीडियो में गुज़िश्ता वीडियो से तसलसल कायम रखते हुए बात को आगे बढ़ाएंगे। गुज़िश्ता वीडियो में हम ये बात बावर करा चुके कि ये जो किताब मेरा भाई या माय ब्रदर, वो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने नहीं लिखी थी। ये उनके बाद 87 में सामने आई है, या अगर उससे पहले जो दावा किया था कि पहले भी आ चुकी है उसकी चंद कापियाँ, वो मज़मूम मकासद के लिए थीं। और इसके अंदर जो जुमले लिखे गए उनका हमने थोड़ा सा डायसेक्ट पहले भी किया था, अभी मज़ीद करेंगे। और ख़ान लियाक़त अली ख़ान इस पूरे मामले में क्यों गायब थे, मगर क्यों गायब थे, इस पर हम जो हमने ज़िक्र किया था पिछली वीडियो में कि जो मोतबर किताबें हैं जो कि गैर जानिबदार हलकों ने लिखी हैं, उनके हवाले से हम ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि लियाक़त अली ख़ान एक मज़लूम और मजबूर शख्सियत थे, जिनको आज भी जो है निशाना बनाया जा रहा है जुल्म का, सिर्फ़ इसलिए कि उन्होंने महाजिरों की दादरसी की, उन्होंने मतरूका सिंध की यकीन दहानी दिलाई और महाजिरों का हर मुमकिन ख्याल करने की कोशिश की। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ ही कि हमने पिछली वीडियो में ये इस्टेब्लिश कर दिया कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना मुकम्मल कंट्रोल में थी सारे अफेयर्स के, लियाक़त अली ख़ान नहीं थे कंट्रोल में। अब यह है कि उनकी हिदायत के मुताबिक सारे अरेंजमेंट हुए, और लियाक़त अली ख़ान को पता था नहीं पता था, इसका हम अभी तय करेंगे इस वीडियो में आगे चलकर। मगर हम अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मिलिट्री सेक्रेटरी जो कायदे आज़म के थे, कर्नल नौल साहब वहाँ मौजूद थे, और वो एम्बुलेंस के ज़िम्मेदार थे। ठीक है, अब सवाल ये जो पैदा होता है, जो मुस्तकिल लोग पैदा कर रहे हैं, जवाब नहीं बता रहे कि कायदे आज़म की पहली एम्बुलेंस जब आई तो सिर्फ चंद लोग थे, पूरा मजमा क्यों नहीं था। ठीक है, लियाक़त अली ख़ान कहाँ थे, और दीगर वज़रा कहाँ थे, और बड़ी बड़ी शख्सियतें कहाँ थीं, तो वो क्यों नहीं थीं। अब इन सवालात का जवाब बहुत आसान है, किताबों में मौजूद है, खुफिया नहीं है, मौजूद है। मगर मेरा भाई किताब को उछाल कर, उसके जुमलों को उछाल कर हामिद मीर, अख्तर बलोच जैसे जो लोग हैं वो जानबूझकर महाजिर दुश्मनी का मुजाहरा करते हैं, और उसको जो महाजिर कच्चे जहन हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। आइए आगे बढ़ते हैं कि क्यों लियाक़त अली ख़ान गायब थे इस दिन। ये देखिए, ये जो है जनाब जुबैदा मुस्तफ़ा की तहरीर है कि द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन टेलीफोन फ्रॉम कोयटा एंड आस्क नॉट टू कम टू द एरोड्रोम। ठीक है, ये इन्होंने हवाला इस्तेमाल किया है बोलीथो की किताब जो है, बोलीथो की किताब जो है मुस्तनद किताब है कायद आज़म की सवान उम्री पर। वो ये लिख चुके हैं कि किसी ने, अब सवाल ये किसने फ़ोन किया, ख़ान लियाक़त अली ख़ान को हिदायत की कि आप एरोड्रोम, यानी एयरपोर्ट तो नहीं था लेकिन वो जो मारीपुर का जो एयरपोर्ट था वो एरोड्रोम कह लीजिए आप उसको, कि वहाँ तशरीफ़ ना लाइएगा। आज अख्तर बलोच और हामिद मीर एतराज़ करते हैं कि लियाक़त अली ख़ान कहाँ थे। ठीक है, आधा घंटे के लिए सिर्फ वहाँ गए थे कोयटा कायदे आज़म का ये देखने के लिए कि वो जिंदा है मर गए। मैं पिछली वीडियो में बता चुका, बहैसियत वज़ीर आज़म उनकी जिम्मेदारी थी ये पता करना, उस पर भी मजीद बात होगी। आइए कि बोलीथो क्या लिख रहा है। बोलीथो लिख रहा है, देयर वॉज बट ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू मीट हिम नाउ, द अराइवल हैड बीन केप्ट एज प्राइवेट एंड सीक्रेट। जोर किस पे, प्राइवेट और सीक्रेट पे, एज पॉसिबल। Even the Prime Minister has been telephoned from Quetta and asked not to come to the aerodrome। यानी बोलीथो फरमा रहे हैं कि उन्होंने जो तहकीक की है उसके मुताबिक कोयटा से किसी ने ये एहतमाम किया था कि उस एरोड्रोम पर, उस एयरपोर्ट पर कोई ना आए। बहुत सीक्रेट था, बहुत खुफिया रखा गया था, बहुत खुफिया रखा गया था, बहुत ज़ाती हैसियत में रखा गया था, यानी सरकारी हैसियत में नहीं रखा गया था। प्राइवेट एंड सीक्रेट, खुफिया और ज़ाती। अब मुझे बताइए, कोयटा में
किसी ने हिदायत की है लियाकत अली खान को कि आप नहीं आएंगे, और आप ही नहीं आएंगे बल्कि बाकी जितने भी सरकारी लोग हैं, सरकारी इदारों के जिम्मेदार हैं, कोई नहीं आएगा। हामिद मीर को ये रिपोर्ट, ये किताब पढ़ने का मौका नहीं मिला, अख्तर बलोच को ये किताब पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो अब ये जवाब मौजूद है कि किसने मना किया, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये किसने मना किया, ये भी अगली वीडियो की कुछ स्लाइड में पता चलेगा किसने मना किया। ठीक है, अब ये आखिरी घंटे की कार्रवाई है, ठीक है, कायदे आज़म के साथ। मगर उस पर जाने से पहले इस पे हम गौर कर लेते हैं जो आपको उस किताब में बताया गया। मेरा भाई, ये दुरुस्त है कि कायदे आज़म की पहली एम्बुलेंस आई, उसके बाद वो एम्बुलेंस ख़राब हुई, मगर उसका ज़िम्मेदार लियाकत अली ख़ान नहीं थे, उसके ज़िम्मेदार हुकूमत नहीं थी, क्योंकि सरकार को दूर रखा गया था। आरी बस इसको ज़ाती हैसियत में रखा गया था। सिर्फ उनके मिलिट्री सेक्रेटरी इन्वॉल्व थे, और मिलिट्री सेक्रेटरी जो नाउ साहब थे, उन्होंने ये सारा बंदोबस्त किया था। एम्बुलेंस भी मिलिट्री सेक्रेटरी जो कायदे आज़म के थे, जो फौजी थे, कर्नल थे, उन्होंने बंदोबस्त की थी। पहली एम्बुलेंस ख़राब हो गई, जो एक मैं समझता हूँ इत्तेफाक था। इसमें साजिश का तो पहलू कोई नज़र ही नहीं आता। ज़ाहिर है उस ज़माने में आज की एम्बुलेंस में बड़ा फ़र्क है। पाकिस्तान नया ना बना था, पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं थी, पैसा नहीं था, इंतज़ाम नहीं था, एक बेअबान था। ये पाकिस्तान जहाँ बना है, ये बैकयार्ड था पूरे इंडिया का। अगर दिल्ली में होता, बम्बई में होता तो बेतराज करते। आज का कराची, जिसको महाजिरों ने बनाया अजीम कराची, वो कराची नहीं था। अंग्रेज़ ने बिल्डिंग्स बनाई हुई थी। ये जो एयरड्रोम था, ये एक उसके लिए था, दिफाई, जो जंग अजीम 2 और पहली और दूसरी जंग अजीम में जो दिफाई मामला थे उनके लिए था। ये एम्बुलेंस इसलिए नहीं थी कि कोई वीआईपी को लेके जाए, ख़राब हो गई। ये बात हामिद मीर को ही पता है, ये बात अख्तर बलोच की पता है, मगर लियाकत अली खान पर हमले करने, लियाकत अली खान पर हमले करने, तो बेगैरत जो हामिद मीर जैसे सहाफ़ी हैं, उनसे जाकर पूछिए कि उस वक्त पीएफ जो बेस था, एयरफोर्स बेस जो था, रॉयल एयरफोर्स थी, उसकी क्या सूरत हाल थी, कितनी एम्बुलेंस थी वहाँ पर, कितनी पुरानी थी। तो पता चलेगा कि भाई एक थी, खटारा सी थी, ख़राब हो गई, थी ही नहीं। और ये ज़ाती मामला था, ये खुफिया रखा गया था। अगर आपने लियाकत अली खान को बताया होता, हेल्थ मिनिस्ट्री को बताया होता, तो वो बेहतरीन काफिला लेकर आते, मगर आपने तो उसको ज़ाती रखा था, आपने तो उसको खुफिया रखा था। तो इल्ज़ाम क्यों दे रहे हैं आप आज 78 साल बाद? हामिद मीर जैसे घटिया लोग ये बातें क्यों कर रहे हैं? इसका अभी हम आगे पोस्टमार्टम करेंगे। जल्दी जल्दी चलते हैं। तो ये तय हो गया कि पहली एम्बुलेंस ख़राब हुई, वो मिलिट्री सेक्रेटरी लाए थे, लियाकत अली खान से कोई ताल्लुक नहीं था। दूसरी एम्बुलेंस भी उन्होंने ही बंदोबस्त की, और कैसे की, या पढ़ लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ साफ नज़र आ रहा है, और सफ़ों मिल जाएगा कि फातिमा जिन्ना ने मिलिट्री सेक्रेटरी को, फिर वो साथी थे, उनसे कहा, फिर वो गए और जाकर लेके आए। ज़ाहिर 2 घंटे का सफ़र तय हुआ, यानी जो सफ़र आधा घंटे में हो सकता था वो 2 घंटे में हुआ। इंतज़ार हुआ, सोबत बर्दाश्त करनी पड़ी। कायदे आज़म को जो सोबत हुई है, वो उस फैसला करने वाली अकाई की वजह से हुई है, उस फैसला करने वाली शख्सियत की वजह से हुई है कि जिसने इस पूरे मामले को खुफिया और गैर सरकारी और निजी रखा था। इतना निजी, इतना खुफिया कि वज़ीर आज़म जो मुमलिकत का है उसको नहीं बताया था, उसको नहीं बताया था। ये जहन में रहे बात, जब तक ये जहन में नहीं होगी बात, तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो बहरहाल कायदे आज़म को कहाँ लेकर गए? अस्पताल लेकर नहीं गए। क्यों? इसलिए कि मैं पिछली दफ़ा बता चुका है, कायदे आज़म करीबुल मर्ग थे, और ये आगे भी पता चलेगा कुछ स्लाइड से आपको। तो अब क्या होता है, कायदे आज़म गवर्नर जनरल हाउस पहुंच जाते हैं। गवर्नर जनरल हाउस पहुंचकर भी सरकार को पता नहीं दिया जा रहा, लियाकत अली खान को नहीं बताया जा रहा, एंगेज नहीं किया जा रहा, वजारत सेहत को नहीं बताया जा रहा। सिर्फ मोहतरमा फातिमा जिन्ना है, उनके मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, और उनके मिलिट्री के ही डॉक्टर हैं, इलाही बख्श साहब। ठीक है, इलाही बख्श साहब इनको छोड़कर गए हैं। मेरे ख्याल में 6 बजे का कुछ वक्त था, इस पेज पर नज़र नहीं आ रहा। और उसके बाद जब वो वापस आए 2 घंटे बाद, इसमें लिखा हुआ है वो आराम से सो रहे थे। 4:10 के करीब एयरपोर्ट पर आए, 6:10 6:15 पर गवर्नर जनरल हाउस पहुँचे। ठीक है, बगैर प्रोटोकॉल के पहुँचे, चूँकि ये फैसला था उस शख्सियत का जो निजी रखना चाहती थी, उस शख्सियत का फैसला था जो इसको खुफिया रखना चाहती थी, लियाकत अली खान नहीं। जहन में रहे बात। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। तो जब वो पहुंच गए 6:15 6:10 पर, तो कायदे आज़म ने आराम किया। वो सो रहे थे पीसफुली,
ठीक है। ये जुमले जो हैं वो जनाब इलाही बख्श साहब भी लिख रहे हैं, और मैं देख लूँ इसमें कोई और चीज़ ना हो, नहीं और कुछ नहीं है ऐसी बात। तो ये जनाब उसके बाद क्या होता है, एट 8:45 आई टोल्ड हिम दैट एज एवरीथिंग अपीयर टू बी गोइंग वेल, ठीक है। आई वॉज विद द कायदे आजम एट 9:15। अब ये घंटों की बात हो रही है, आधा घंटे पे हम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 घंटे आराम किया कायदे आजम ने। उसके बाद जनाब क्या होता है, उसके बाद ये होता है, ठीक है। उसके बाद जनाब कायदे आजम जो हैं उनकी हालत बिगड़ जाती है, और हालत बिगड़ते वक्त हालत ये है इन डॉक्टरों की। अब मुझे ये बताइए, ये इलाही बख्श फौजी डॉक्टर हैं, ठीक है। ये खुद मौजूद हैं, इनके साथ 2 डॉक्टर उसी वक्त बाद में आए जिनको उन्होंने बुलाया था। एक नर्स है, एक फातिमा जिन्ना, इस पूरे गवर्नर जनरल हाउस में, ठीक है। इसका जिम्मेदार कौन है? लियाकत अली खान? नहीं, इसका जिम्मेदार फिर वही शख्स है कि जिसने इसको खुफिया रखा। जिस शख्स ने लियाकत अली खान को फ़ोन किया कि आप तशरीफ़ ना लाइए, वही शख्स है जिसने कहा कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। अब यह है कि कायदे आजम का यह हाल है कि आई देन सेंड फॉर ब्रिक्स एंड ब्लॉक्स ऑफ वुड टू रेज द फुट ऑफ द बेड एंड द बैंडेजेस ऑफ हिज लेग्स टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ द ब्लड। इसका मतलब है ये डॉक्टर जो था कायदे आजम की जान बचाने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर मैं भी हूँ, और मुझे मालूम है कि हम जान तोड़ कोशिश करते हैं मरीज़ को बचाया जाए, मगर जब मरीज़ तय कर ले और डॉक्टर इससे एग्री कर ले कि भाई मरीज़ बचने वाला नहीं है, करीबुल मर्ग है, तो फिर उसकी जान बचाने की कोशिश नहीं की जाती, बल्कि उसको बासानी मरने का मौका फराहम किया जाता है। यहाँ नज़र नहीं आ रहा कि लियाकत अली ख़ान को मरने दिया जा रहा है, लियाकत अली ख़ान कह रहा हूँ, सॉरी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक सुकून की मौत मरने का मौका दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है, चूँकि पट्टियाँ बांधी जा रही हैं टांग के ऊपर, इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जो केओस है, ये जो हड़बड़ धबड़ है गवर्नर जनरल हाउस में, ये क्यों हो रही है? कि लियाकत अली खान ने कहा था ये सब करो। लियाकत अली खान को तो आपने दूर रखा हुआ है, बता नहीं रहे उनको, पूरी सरकार को दूर रखा हुआ है, ठीक है ना। ये डॉक्टर मिस्त्री, डॉक्टर शाह अचानक आए उस मौके पर कि जब कायदे आजम की तबीयत ख़राब हो रही है। ये 8 साढ़े 8 बजे का वक्त है, हम पहले पढ़ चुके। 9:15 को जैसा उनकी इंतकाल हो जाता है। बात यह है कि कभी किसी ने, इस डॉक्टर ने समाने हयात, सॉरी, ये रुदाद लिखी है। मैं ये समझता हूँ कि ये डॉक्टर जो है इस काबिल नहीं था कि ये कायदे आज़म का इलाज करता, क्योंकि इसके पास कोई प्लान नहीं था। मैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हूँ, मैं प्लान बनाता हूँ ABC। अगर तुम्हें ये सब कुछ करना था तो कायदे आज़म को जिन्ना अस्पताल लेके जाते। उस ज़माने में जिन्ना नहीं होगा, नाम कुछ और था, वहाँ पर लेके जाते। या अगर लेकर गवर्नर जनरल हाउस जा रहे थे तुम, मज़ीद नर्सों का बंदोबस्त करते। मगर अभी तुम्हारे पास 6 बजे तुम वहाँ पहुँचे हो, ये 8:30 का वाक़या है, 2 घंटे में सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स आ सकती थी, अस्पताल से बिस्तर आ सकता था। मगर ये सब कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि या तो डॉक्टर नाअहल था, और जो 100% नाअहल था मेरे नज़दीक, ठीक है, क्योंकि उसको ये सब हरकतें करने की ज़रूरत नहीं थी कि बेड को ऊंचा कर रहा है, जान बचाने की कोशिश कर रहा है। भाई तुम्हें पता था, या फिर नाअहल डॉक्टर है, क्योंकि ये कोयटा में तय कर चुका था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दोनों फेफड़े मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। अब वो करीबुल मर्ग हैं। अभी एक और स्लाइड में आपको दिखाऊंगा जिसमें ये डॉक्टर कह चुका था कि 36 घंटे से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी नहीं है। जब तुम्हें पता है कि आदमी करीबुल मर्ग है, उसको इज्जत के साथ, सुकून के साथ जाने दो। ये तुम्हें इंजेक्शन ठोकने की क्या ज़रूरत है, सर नीचा करने की क्या ज़रूरत है? इस पे हामिद मीर ने बात नहीं की, इस पे अख्तर बलोच ने बात नहीं की, इस पे लगारी नहीं बोलता, क्योंकि इलाही बख्श है ना वो। तो दोस्तों, उसके बाद अब आखिरी जुमले कायदे आज़म के क्या हैं, ये बहुत अहम है, ठीक है। इससे उस शख्सियत का भी आपको अंदाज़ा होगा कि सोच क्या है, कि जिसने इसको खुफिया रखा, जिसने इसको बिल्कुल ज़ाती हैसियत में रखा, सरकार को नहीं इन्वॉल्व किया। अब ये फरमा रहे हैं कि मैंने कायदे आज़म से कहा कि सर, वी हैव गिवन यू एन इंजेक्शन टू स्ट्रेंथन यू एंड इट विल सून हैव इफेक्ट, गॉड विलिंग यू आर गोइंग टू लिव। कायदे आज़म ने जवाब दिया धीमे आवाज़ से, नो आई एम नॉट, नहीं, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। ये नहीं कहा, उन्होंने कहा नो आई एम नॉट। आखिरी अल्फाज एक डॉक्टर के बकौल क्या थे, ये जो डॉक्टर की जो याददाश्त है उसमें से है ये पर्चा। दीज वर द लास्ट वर्ड्स ही स्पोक टू एनी बडी बिफोर ही डाइड अबाउट हाफ एन आवर लेटर, ठीक है।
तो आधा घंटे में उनका इंतकाल हुआ है, मगर ये आखिरी अल्फाज थे जो कायदे आज़म ने इरशाद फरमाए। और एट 10 o'clock द पल्स स्टार्टेड इम्प्रूविंग वेरी स्लाइटली एंड वी बिगेन टू एंटरटेन डिम होप। और अबाउट एट 10:20 कायदे आज़म का इंतकाल हो गया है। ठीक है, तो ये डॉक्टर मुस्तकिल उस वक्त मौजूद रहा है। उसका ये कहना है कि कायदे आज़म सिर्फ ये जुमला बोल के कि नहीं मैं नहीं बचूंगा, मैं नहीं जिंदा रहूंगा, नो आई एम नॉट, उन्होंने कोई लफ्ज़ नहीं बोला है, वो इंतकाल कर गए। और पूरी इसमें तफसील लिखी है कि किस तरीके से फातिमा जिन्ना घबराई हुई थी, उनको थोड़े फासले पर सोफे पे बिठाया गया है, वो उस सोफे से उठकर कायद आज़म के करीब नहीं आई हैं जब तक ये वाक़या हुआ है इस जुमले के बाद। आइए अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अच्छा, अब अगली स्लाइड है कि नेक्स्ट डे, अब ये डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, नेक्स्ट डे मंडे में 13 सितंबर को, ठीक है, 11 सितंबर को ये वाक़या हुआ है, 12 को तदफीन हुई है या 11 को ही तदफीन हुई है। उसके बाद एक दिन बाद 13 सितंबर को ये पहुंचे हैं। मिस जिना इंक्वायर्ड व्हाट द कायदे आज़म सेड टू मी बिफोर ही डाइड, यानी फातिमा जिना जो हैं वो इस डॉक्टर से पूछ रही हैं कि तुमसे आखिरी अल्फाज उन्होंने क्या कहे, क्योंकि वो उस वक्त उनके साथ नहीं थी, थोड़े फासले पर थी उसी कमरे में, लेकिन गुफ्तगू धीमी अल्फाज में कायदे आज़म कर रहे थे। और वो किससे कर रहे थे? इस डॉक्टर से कर रहे थे, इलाही बख्श से। तो आखिरी अल्फाज क्या हुए? मैं नहीं बचूंगा, जहन में रहे ये बात, ठीक है। फातिमा जिना ने इस डॉक्टर से पूछा है कि उनके आखिरी अल्फाज क्या थे, तो फातिमा जिना के जहन में कुछ था कि उनके आखिरी अल्फाज क्या होंगे, या वो समझना चाहती थी। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अब ये जो है जनाब किताब है उसकी इंडियन समर की, ठीक है। अब इंडियन समर के अंदर ये जो राइटर है लिखता है कि कायदे आज़म ने जब वो वहाँ थे ज़ियारत में आए थे, इसका जिक्र फातिमा जिन्ना भी नहीं कर रही हैं, इसका जिक्र डॉक्टर ने किया है, ठीक है, और ये अंग्रेज़ ने लिखा है। अकॉर्डिंग टू हिज डॉक्टर, जिन्ना सॉ लियाकत एंड टोल्ड हिम दैट पाकिस्तान वॉज द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ हिज लाइफ. Further yet, he declared, if now I get an opportunity, I will go to Delhi and tell Jawaharlal Nehru to forget about the follies of the past and become the friends. तो कायदे आज़म ने लियाकत अली ख़ान से बहुत अहम बात की कि पाकिस्तान बनाना मेरी भयानक तरीन गलती थी। सवाल ये पैदा होता है कि हामिद मीर ने इस पे बात नहीं की, अख्तर बलोच साहब ने इस पे बात नहीं की। ये अहम बात है, और अहम बात ये नहीं है कि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान बनाना उनकी भयानक गलती थी। अहम बात यह है कि ऐसे क्या वाक़यात उस ज़माने में हो रहे थे कि कायदे आज़म ने मरते वक्त, मरने से चंद दिन पहले, 2-4 दिन पहले ये जुमला लियाकत अली ख़ान से ज़ियारत में कहा, ठीक है। फातिमा जिन्ना को सिर्फ ये याद है कि या फिर उन्होंने, मुझे नहीं पता कायदे आज़म ने उनसे कहा नहीं कहा कि जनाब वो मुझे ये देखने के आए थे कि मैं कब तक ज़िंदा रहूँगा, ठीक है। मगर ये अहम तरीन जुमला फातिमा जिन्ना ने भी कोट नहीं किया कि पाकिस्तान बनाना मेरी भयानक गलती थी। और क्यों थी वो उससे पहले फातिमा जिन्ना से कह चुके थे। कॉन्स्टिट्यूशन, कश्मीर और रेफ्यूजीज़, यानी मुहाजिर, आइन और कश्मीर, ये उनके सर पे सवार था। अब उसके बाद फातिमा जिन्ना जो हैं वो क्या कहती हैं, ये अंग्रेज़ राइटर लिखता है कि Fatima Jinnah watched him sleep for about 2 hours. Oh Jinn, she remembered thinking. अब वो सोच के बता रही है कि उन्होंने क्या कहा। He woke one final time and whispered to her. ठीक है, फातिमा जिन्ना ने ये कहा, अपनी किताब में भी लिखा है कि वो एक बार उठे और आखिरी बार कहा, फाती खुदा हाफिज, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. His head slumped to the right. उनका सर ये कह के ढलक गया एक तरफ और वो इंतकाल फरमा गए नहायत माजरत के साथ। मैं दोस्तों, हो सकता है आपको बुरा लगे, मुझे ये सफ़ेद झूठ लगता है, सफ़ेद झूठ। ये फिल्में देखने वाला ही कह सकता है कि कोई सर ढलक जाता है और वो एक जुमला कह के मर जाता है, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर की जो रुदाद है वो सच की बुनियाद पे लगती है, क्योंकि आदमी एकदम नहीं मरता जुमला कह के। जुमला ये सिर्फ फिल्मों में होता है। तो माजरत के साथ मोहतरम फातिमा जिन्ना ने शायद फिल्में देखी होंगी इंडियन, और उन्होंने ये अपने तौर पर गढ़ा है, ठीक है। ये बिल्कुल तजाद है जो डॉक्टर ने पूरी कार्रवाई लिखी है
उसमें ये भी लिखा है कि फातिमा जिन्ना ने उनसे पूछा कि उनके आखिरी जुमले क्या थे, फिर गोरे को वो कुछ और बता रही हैं अपनी किताब में। उनकी जो किताब है उन्होंने नहीं लिखा, ये ध्यान में रहे, उन्होंने नहीं लिखा है, वो किताब माय ब्रदर किसी और ने लिखी है, किसी और मकसद के लिए लिखी गई है। उस किताब के अंदर ये तहरीर किया गया ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन सच्चाई है कि कायदे आज़म के ये आखिरी अल्फाज नहीं थे। कोई इसमें गलत नहीं है, बहुत से लोग मरते हैं, ला इलाहा हर एक नहीं कहता, बहुत कम लोग कह पाते हैं, क्योंकि मौत अचानक आती है, पता नहीं चलता। बहुत शाज़ व नाज़िर ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल मरने से पहले ही जुमला कहें। तो ये एक चीज़ है जो कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना काबिल इज़्ज़त है, काबिल तकरीम है, मगर ये जुमला जो है उनका मेरे नज़दीक गलत बयानी है। उसके बाद हम चलते हैं वॉलपर्ट के इस सफ़े की तरफ, ठीक है, कि वॉलपर्ट साहब क्या फरमाते हैं। पूरी तफसील इन्होंने भी इस वाक़े की ऐसे ही लिखी है, और उसके अंदर इन्होंने क्या लिखा है कि उन्होंने इस वाक़े को डाउट नहीं किया, जैसे मैं भी डाउट नहीं कर रहा, ठीक है ना। जो उन्होंने लिखा है कि जी लियाकत अली ख़ान ने कायदे आज़म ने ये एहसास किया कि जी वो देखने आए थे मैं कब तक ज़िंदा रहूँगा, तो उन्होंने ये लिखा है कि ये इन्होंने वर्ड अंग्रेजी के यूज किया, इट वॉज डाउटलेस ट्रू येट हार्डली एज अप्रोब्रियस एट फातिमा कंसिडर्ड इट, यानी ये साजिश नहीं थी, ये कोई गलत बात नहीं कही थी, एक बहैसियत वज़ीर आज़म उनका इस्तेकाक था ये अंदाज़ा करना, ताकि उसके हिसाब से वो अपनी मुल्क की बागडोर को आगे लेकर बढ़ सकें। तो इसको जिस अंदाज से दिखाया जा रहा है, बात की जा रही है, वो 100% गलत है। और हामिद मीर और अख्तर बलोच जैसे मुहाजिर दुश्मन, लियाकत अली ख़ान के दुश्मन, इस्टेब्लिशमेंट के दुश्मन, इन बातों को आग लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये अब मैं इक़्तिबास दे रहा हूँ, यही डॉक्टर जो उछल कूद कर रहा था आखिरी 2 घंटे, इसने कायदे आज़म को अजियत से गुजारा है। डॉक्टर इलाही बख्श ने माजरत के साथ, कोई होंगे बड़े वो MRCP, मगर मेरे नज़दीक उन्होंने बड़ी अहमकाना हरकतें की हैं। अगर मेरे अस्पताल में, अगर मेरी ज़िंदगी में कोई इलाही बख्श जैसा कोई हरकत करेगा, उसको अस्पताल से फायर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, उसको हक नहीं है, ठीक है ना। देखें, ये बंदा ज़ियारत में कह चुका कि 36 घंटे से ज़्यादा, देखिए ना, कायदे आज़म 24 से 36 घंटे ज़्यादा ज़िंदगी नहीं है। ये बंदा खुद अपनी किताब में लिख रहा है, किताब लिखने का बहुत शौक़ है, मुझे नहीं पता कितना सच कितना झूठ है, मगर ये अपनी किताब में लिख रहा है ये बंदा कि मैं ये बात के ज़ियारत में कह चुका था कि कायदे आज़म 24 से 36 घंटे से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे, और इसीलिए उन्होंने फिर जो है वो बंदोबस्त किया था कराची आने का। अच्छा, अब इसके बाद ये क्या और चीज़ें लिखी हुई, everyone I met was eager to know all about the Quaid-e-Azam's illness, and I was often asked why it has been kept secret. I could only say that it was the Quaid-e-Azam's own wish. ठीक है, अब देखें, हामिद मीर ये पढ़ सकते थे, अख्तर बलोच भी पढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं अवाम को कि कायद-ए-आज़म के सारे मामलात सीक्रेट रखे गए थे, ठीक है। और उस सीक्रेसी के अंदर ऐसा था कि जब ये डॉक्टर इलाही बख्श साहब तशरीफ़ लाए हैं, तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना और कायदे आज़म ने उनको ख़ास हिदायत की थी कि मेरे अलावा किसी को ये चीज़ मत बताना। तो आगे मुझे नहीं पता स्लाइड्स होंगी नहीं, लेकिन बात को आगे बढ़ाता हुआ चलूँगा, तेज़ी के साथ वक्त गुजर रहा है। जब लियाकत अली ख़ान ज़ियारत आए थे, तो उन्होंने डॉक्टर से भी पूछने की कोशिश की थी कि उनको बीमारी क्या है। इससे पता चलता है कि लियाकत अली ख़ान को कायदे आज़म की बीमारी का पता नहीं था, यानी लियाकत कायदे आज़म जब से बीमार थे, उन्होंने लियाकत अली ख़ान, जबकि वो ट्रस्टेड आदमी थे, पहले पिछले व्लॉग में बता चुका कि उनके मरते दम तक ट्रस्टी जो थे उनके मामलात के कायद आज़म के लियाकत अली ख़ान और फातिमा जिन्ना थे, मगर बीमारी का उन्होंने कम से कम लियाकत अली ख़ान को नहीं बताया। अब फातिमा जिन्ना को पता था नहीं पता था, हमें नहीं पता, हम इन आगे किताबों को पढ़कर अंदाज़ा करेंगे। अच्छा, इसमें क्या लिखते हैं ये कायदे, अब हम बात कर चुके हैं कायदे आज़म जो थे इसको सीक्रेट रख रहे थे, हम इसको बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, तो अब जब बीमारी का जब किस्सा हो रहा है, आप ये पढ़िए इसके अंदर, सॉरी, जब बीमारी का किस्सा हो रहा है, तो कायदे आज़म को जब ये डॉक्टर साहब देखने गए हैं, ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो कायदे आज़म ने कहा कि ये मेरा मसला पेट का है, ठीक है, मेरा मसला पेट का है,
ये कब गए थे? जुलाई में गए हैं ये, ठीक है। अगस्त सितंबर मतलब अगले 1.5 महीने में काजम का इंतकाल हो जाता है। और जब वो डायग्नोसिस होती है तो ना सिर्फ ये कि ट्यूबरक्लोसिस निकलता है, बल्कि ऐसा ट्यूबरक्लोसिस निकलता है कि जो कि क्या कहते हैं, कैंसर उसको हो चुका होता है, लंग दोनों तबाह हो चुके होते हैं। लेकिन कायदे आजम कह रहे हैं कि ये मेरा मैदे का प्रॉब्लम था। मैं जर्मनी भी गया, मैंने जो है इंग्लैंड में भी दिखाया, मैंने ये पूरी तफसील आप पढ़ लीजिए। जर्मनी के अंदर डॉक्टर ने कहा कि मेरा हार्ट बिल्कुल दुरुस्त है, और किसी सर्जन ने वहाँ जो है ऑपरेशन करने की कोशिश की यूरोप में, मगर कायदे आजम तैयार नहीं हुए। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 1934 में आई वॉज डायग्नोज बाय द बॉम्बे डॉक्टर्स टू बी सफरिंग फ्रॉम द हार्ट डिजीज़। ये बड़ी अजीब बात है। मतलब मैं नहीं समझता कि कोई हार्ट की डायग्नोसिस कैसे उस ज़माने में करता होगा, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आज तो ज़माना बहुत एडवांस हो गया है। लेकिन किसी ने हार्ट का मर्ज डायग्नोस किया, लेकिन जो कुछ भी मर्ज किया, कायदे आजम को यही लाहका, ये मर्ज जो था लाहक था कब से? 1934 से। ये स्लाइड ये बता रही है, क्योंकि कायदा आजम अपनी अलामतों को जोड़ रहे हैं किससे? 1934 से, कि मुझे यही अलामतें थीं, मेरे साथ यही कुछ हो रहा था। किसी ने मुझे मैदे की खराबी कही, किसी ने कहा कि मेरा दिल का में मामला है, और फिर डॉक्टर ने कहा नहीं, ये दिल का मामला नहीं है। अब अगली स्लाइड पे आते हैं। अब ये एक और डॉक्टर साहब है, ये भी बात है कोयटा की, जिन्होंने ये तशखीस की कि कायदे आजम को मलेरिया है। मैं सर पीटने का मेरा दिल चाहता है कि ये पाकिस्तान का बानी, इतना बड़ा आदमी, जिसको बम्बई का डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारा दिल ख़राब है, जर्मनी का डॉक्टर क्या बिल्कुल सही कह रहा है कि दिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बकौल कायदे आजम के इंग्लैंड में कोई डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारे पेट में ख़राबी है, कोई पेट की सर्जरी करना चाहता है, और अब यहाँ कोयटा में कोई कह रहा है मलेरिया है। ठीक है ना? ऐसे ऐसे डॉक्टर थे, मैं तो हैरान हूँ। ठीक है, अब इसमें लियाकत अली खान का कहीं कसूर नहीं है। ये सारे डॉक्टर काबिल काबिल डॉक्टर, ये बेशतर आर्मी के डॉक्टर्स हैं। ठीक है, ये डॉक्टर्स जो हैं कायदे आजम के इलाज कायदे आजम की फरमाइश पर कर रहे हैं। आगे चलिए अब। ठीक है, ये जो किताब है, ये अभी देखिए नाम निकल गया, बता चुका पहले उसके अंदर, अभी बिल्कुल जहन से नहीं आ रही है, फ्रीडम एट नाइट। उसमें है कि इन 1935 जिना रिटर्न टू इंडिया, ए फिफ्थ Craven cigarette a day man has health. His health was already poor due to tuberculosis, but this was hidden from the public as Jinnah took charge of the Muslim League and began to fight. कहने का मतलब ये है, और इसने फिर लाहौर रेजोल्यूशन की बात की है कि लाहौर रेजोल्यूशन से पहले कायदे आजम को पता था कि उनको टीबी है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये राइटर लिख रहा है। ठीक है, और वो सिगरेट बहुत पीते थे। सिगरेट पीने से टीबी तो खैर मैं नहीं समझता कि होती है, सीओपीडी हो जाती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, ब्रोंकेक्टिसिस हो जाता है। मगर कायदे आजम को जो भी था 1935 से था, और कायदे आजम को पता था। कायदे आजम खुद दूसरी किताब में रेफरेंस है, कह चुके कि जी मुझे फला फला डॉक्टर ने दिखाया, और अब यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ भी ये चीज़ है। अब आगे मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये जो मैं जोर किस पे है? खुफिया पर और गैर सरकारी, जहन में रहे बात। ठीक है, तो अब ये जनाब हम इस स्लाइड पर आ जाते हैं कि ये किसी ज़माने में, ये ज़माना है 1941 का। ठीक है, ये बॉम्बे से मद्रास जा रहे हैं कायदे आज़म, और जनाब यहाँ इनको अटैक होता है, और ये फातिमा जिन्ना बता रही हैं तफसील, ए नेशन इज़ ऑर्फन। अपनी किताब, मतलब ये फिर मेरे मुंह से भी ऐसे निकलता है, इनकी किताब नहीं है न, फातिमा जिन्ना की रुदात 100% दुरुस्त है, मगर उस किताब में तहरीर है। ठीक है, तो अगर फातिमा जिन्ना की तहरीर है तो ये लिख रही है कि प्लूरिसी इन उनके ओपिनियन, यानी फातिमा जिन्ना के ख्याल में कायद आज़म को प्लूरिसी थी। प्लूरिसी कहते हैं, प्लूरा होती है ये जो आपका सीना है, सीने के नीचे ऊपर पट्टे हैं, फिर नीचे जो है हड्डियां हैं, मतलब पसलियां हैं, रिब्स हैं, उनके पीछे लंग और छाती की जो दीवार है सामने हर तरफ, उसके दरमियान में जो लेयर है उसको प्लूरल स्पेस कहते हैं, और प्लूरा कहते हैं। ठीक है ना? तो प्लूरा जो है उसमें जब इन्फेक्शन हो जाए तो उसको प्लूरेसी कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये फरमाया कि इनको
प्लूरिसी थी, कब थी प्लूरिसी? उनको प्लूरिसी थी 1941 में। तो ये बात समझ में आई। तो 41 से कायदे आज़म को ये अलामात थी, ठीक है। अब ये एक और स्लाइड है, ये भी फातिमा जिन्ना से मंसूब जो किताब है उसमें फातिमा जिन्ना के नाम से ये चीज़ तहरीर है कि कायदे आज़म की तबीयत बहुत ख़राब हुई, किसी जलसे से वापस जा रहे थे, मुझे भी तारीख़ याद नहीं है, ख्याल में यही मद्रास वाली बात है। और उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आया और डॉक्टर ने कहा इनको कुछ नहीं है, नर्वस ब्रेक डाउन है, ठीक है। अब देखिए कायदे आज़म के डायग्नोसिस कौन कौन से हो चुके हैं। कायदे आज़म के डायग्नोसिस जो हैं उनके अंदर मलेरिया आ चुका, निमोनिया आ चुका, ट्यूबरक्लोसिस आ चुका, कैंसर आ चुका, ठीक है। ये कायदे आज़म के डायग्नोसिस चल रहे हैं, ठीक है। मैदा भी आ चुका, हार्ट अटैक भी आ चुका, और अलामतें सारी एक सी हैं और 1934 से चल रही हैं, मगर दुनिया को पता नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये किताब मेरे ख्याल में इंडियन समर है, उसमें लिखा है फॉर ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड ब्लस्टर इन प्राइवेट जिन्ना वॉज फॉलिंग अपार्ट, ही हैड सफर्ड फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस फॉर डेकेड। तो अब ये जो लिखने वाला ये कह रहा है कि उनको 10 साल से ये जो है बीमारी लाहक थी। देखिए इस किताब में अगर और कोई और चीज़ है तो हम उसको भी टच करते हैं, बज़ाहिर तो कुछ और नहीं है। ये बात है 8 फरवरी की, ठीक है। 8 फरवरी के अंदर कायदे आज़म को ये अलामतें फिर हो रही थी और कोई सहाफ़ी मार्गरेट ब्रुक वाइट जो है वो उनका इंटरव्यू लेना चाहती थी, पोर्ट्रेट लेना चाहती थी। तो उसको रोक दिया गया ये कह के कि कायदे आज़म जो है उनको शदीद ज़ुकाम है, ठीक है। अब ज़ुकाम भी आ गया, फ्लू। अब कायदे आज़म की बीमारियाँ आप देखिए अलामतें वही हैं, बीमारियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ आ रही हैं, बार बार कायदे आज़म की तरफ से आ रही हैं और मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तरफ से आ रही हैं, ठीक है। अब हम इस बात को कंक्लूड करेंगे, थोड़ा सा ये टाइम हमारा बहुत हो रहा है, मैं नहीं चाह रहा कि बहुत तवील वीडियो हो, तो मैं अगर 2-3 मिनट में इसको ख़त्म कर सके तो करूँगा, वरना फिर तीसरी वीडियो बनानी पड़ेगी। अब ये जो वीडियो है, ये जो स्लाइड है आप देख लें, ये है जनाब कायदे आज़म के ज़ाती मालिज बम्बई में, पारसी डॉक्टर थे, डॉक्टर पटेल, ठीक है। अब ये जो है बहुत अहम स्लाइड है, ठीक है। ये स्लाइड जो है ये क्या कहते हैं, इसमें आप पढ़ सकते हैं, फ्रीडम एट मिडनाइट में मौजूद है कि ये कायदे आज़म अपने यही जो मामलात हैं, थक जाना, खांसना, सीने में जलन, ये सारे जो बीमारियां थी उनको, मतलब जो अलामतें थी उनको लेकर जब उस डॉक्टर के पास पहुंच गए तो उसने एक्सरे कराए। जब उसने एक्सरे कराए तो मैं तफसील में नहीं जा रहा अंग्रेज़ी के अंदर, उसने डायग्नोज किया ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। और ट्यूबरक्लोसिस जो उसने डायग्नोज किया, तो ये लिखने वाला लिख रहा है कि अगर जून 1946 को माउंट बेटन को अगर ये पता होता तो शायद पाकिस्तान ना बनता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कायदे आज़म ने अपनी बीमारी को मुस्तकिल छुपाया है। ये जो चीज़ें, मैं बुराई नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूँ कि खुफिया रखा है, ठीक है। और खुफिया रखने की जो इस एक राइटर ने जो रीजनिंग दी है वो ये दी है, उसको हम दोबारा पढ़ लेते हैं, फिर हम इस स्लाइड पे बाद में जाएंगे कि इन जून शूट होल्ड ऑन, सॉरी ये चल नहीं रही, हाँ, कि सॉरी इसने ये नहीं लिखा, सॉरी मैंने गलत कह गया, ये नहीं लिखा कि माउंट बेटन जो है वो पाकिस्तान नहीं बनता। अब आते हैं हम वेविल के ऊपर, तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई उसके अंदर, तो बिलावजह हम क्यों अपनी तरफ से इजाफा करें। अच्छा, अब ये है कि उस डॉक्टर ने कायदे आज़म को इंजेक्शन दिए 2 हफ्ते के लिए, ठीक है, जो कि अब कायदे आज़म ने लगाए या नहीं लगाए, मगर जो इंपॉर्टेंट चीज़ स्लाइड में वो ये है कि माउंट बेटन ने, ठीक है, अब माउंट बेटन का जो पहले जो वॉइसरॉय था लॉर्ड वेवल ने अपनी डायरी के अंदर एक चीज़ लिखी है जो बड़ी अहम है। 10 जनवरी को वो नोटेड इन डायरी ऑन 10 जनवरी एंड 20 फरवरी, 2 दफ़ा उन्होंने ये एक ही बात लिखी है कि जिन्ना वॉज ए सिक मैन, यानी जिन्ना एक बीमार आदमी है। अब ये बीमारी नहीं लिखी है, मगर सम हाउ वेबल को पता था, जो माउंट बेटन से पहले था, कि जिन्ना जो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो बीमार हैं, ठीक है। ये बहुत तवील वीडियो हो गई है, 36 मिनट से ज़्यादा हो गई है,
हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह तीसरी वीडियो में, और इसको मुकम्मल कर देंगे कि ये नतीजे पहुंच जाएंगे कि अब तक तो हमने ये समझ लिया कि कायदे आज़म ने अपनी बीमारी को खुफिया रखा, इतना खुफिया रखा कि सिवाय अपने को या अपनी बहन को, अभी हम अगली स्लाइड में अंदाज़ा करेंगे कि अब बहन को पता था नहीं पता था, ठीक है, मगर ये तय है कि जब बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना को पता चल गया तो उन्होंने सारे मामलात ज़ियारत से कराची आने तक खुफिया रखे। लियाकत अली ख़ान को नहीं बताया, किसी सरकार को नहीं बताया, तो उसके सरकार से और लियाकत अली ख़ान से उम्मीद करना कि वो एयरपोर्ट पर होते, वो एम्बुलेंस के साथ साथ होते, ये बच्चों वाली बात है। ये हमारा इसका कंक्लूजन है। हम अगली वीडियो के अंदर मज़ीद तफसील समझेंगे।